देवभूमि देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ा हादसा चमोली में हुआ है। एक ग्लेशियर टूटने से सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसका जायजा भी लिया है और खराब मौसम के चलते चमोली में हालातों का जायजा लिया है। मौसम सही होने पर मौके पर भी जा सकते हैं सीएम। अमित शाह और सीएम के बीच फोन पर भी बातचीत हुई है। सीएम ने ग्लेशियर टूटने की जानकारी अमित शाह को भी दी है। तो उत्तराखंड में इससे पहले भी ऐसा ही ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा देखने को मिला था, जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कई लोग अभी भी वहां पर दबे हुए हैं और एक बार फिर से चमोली में ऐसी घटना सामने आती है, जहां पर ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। हालातों का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बातचीत की है और उनको पूरी घटना की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर चमोली से आप देख रहे हैं, जहां पर ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। सीएम ने ग्लेशियर टूटने की जानकारी अमित शाह को भी दी है। उत्तराखंड के चमोली में यह ग्लेशियर टूटा है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बातचीत हुई, उनका भी फ़ोन आया और तत्काल हमने एनडीआरएफ और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा और साथ में ही माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं और आईटीबीपी भी बिहार सभी आदमी को पूरी तरह सचेत किए। तेज़ी से रेस्क्यू हुआ है और आज सुबह ही मौसम जैसे साफ हुआ तो हम सीधे उस क्षेत्र में होकर के आ रहे हैं। आप पूरा देखा वहाँ जगह जगह रोडें ध्वस्त हैं। बीआरओ अभी काम पे लगी है, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी, मुझे लगता है कि पहली बार इतना बर्फ़ का गिरना ये हमने देखा है, तो समय लगेगा अभी। सर, अभी रेस्क्यू हुआ है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है? क्या कोई जानमाल का नुकसान है इस तरीके? देखिए, अभी ऐसा कोई पता चला नहीं है, लेकिन मैंने कनेक्टिविटी पूरी तरह जगह जगह टूटी है, जैसे मैंने अभी देखा है ऊपर से। तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और एक स्थान में नहीं, कई जगह आपका रोड ब्लॉक है बर्फ़ से। अब देखें, अभी ये क्लियर इसलिए नहीं बता सकते। गंभीर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। गंभीर, फिलहाल हालात क्या हैं, किस तरीके से अपडेट वहां पर आपको मिल पा रहा है? जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से जो है कि लगातार 5-6 दिनों से जो है कि पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, उस हालत में सुमना से लगभग 3 किलोमीटर आगे रिमझिम और सुमना के बीच में जो ग्लेशियर टूटा था, उससे जो है कि भारी नुकसान हुआ है। इसमें यहाँ पर जो कि सड़क निर्माण चल रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो सड़क निर्माण चल रहा था उसमें जो बीआरओ के जो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो वहाँ पर वर्कर्स हैं जो काम पे लगे हुए थे, तो वो भी जो है कि अपने टेंटों में रह रहे थे। तो इस हालात में जब ग्लेशियर टूटा, तो ग्लेशियर टूटने से जो है कि वहाँ पर जो है कि कुछ लोग तो दब गए और कई लोगों को जो है तकरीबन 291 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि जो है कि 300 कुछ लोग जो है कि वहाँ पर जो है वहाँ पर रहते थे। ये भी जानना चाहेंगे किसी तरीके की जान का नुकसान तो नहीं हुआ इस पूरे हादसे में? जी, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है कि 8 डेड बॉडी है रिकवर हो चुकी है और अभी भी जो है कि वहाँ पर रेस्क्यू जारी है। और ये देखना होगा क्योंकि मुश्किल हालात है वहाँ पर ना कोई नेटवर्क है, इस वक्त जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, तो वहाँ जाने के लिए भी जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो उत्तराखंड का कोरोना अपडेट भी आपको दे देते हैं, किस तरीके से कोरोना के आंकड़े यहां पर बढ़ते जा रहे हैं और हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं और सरकार ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। कैसी तस्वीरें यहां से निकल कर आ रही हैं, क्या आंकड़ा कहता है, वो आपको बता देते हैं। चमोली से ही इस बीच आपको खबर बताते हैं, ये आंकड़ा आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच चमोली से एक और खबर सामने आ रही है। सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है और सभी को सुरक्षित बचाया गया। बर्फ के नीचे फंसे बाकी लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। 291 लोगों को बचा लिया गया है, फंसे हैं बाकी लोगों को बचाने के लिए जो है कामकाज जारी है। तो चमोली में यह आपदा देखने को मिली है और उसके बाद अब सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी। 291 लोगों को सुरक्षित यहां से बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की खबर यहां से मिल रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलों में क्या हालात है कोरोना को लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। 4 बजे कोविड की रोकथाम और बचाव के लिए सर्वदलीय बैठक भी करेंगे। कल भी सर्वदलीय बैठक की गई मुख्यमंत्री की ओर से और आज भी ये सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री की ओर से की गई है और साथ ही साथ जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पर उनकी नजर बनी हुई है। 2 बजे से लॉकडाउन प्रदेश भर में लगाया गया है, सभी दुकानें बंद करा दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड में भी हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। 4000 से ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, लिहाजा प्रशासन और सरकार अभी से सख्त हो गई है। अब देखना यह है कि सख्ती का असर आंकड़ों में कब तक दिखाई देता है। सुमित सैनी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, कितने बजे ये बैठक होने जा रही है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? रोजाना ही मुख्यमंत्री इस तरीके से बैठक कर रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा है, आंकड़े नीचे नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड में भी जो कोविड के जो मामले हैं लगातार भयावह होते जा रहे हैं, लगातार कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार बैठक भी कर रहे हैं। और अभी जिन्होंने तमाम जिलाधिकारियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक की है। अब आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सर्वदलीय बैठक करेंगे, जिसमें सभी जो सभी पार्टियां हैं, पार्टियों के प्रतिनिधि उनके साथ में होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे मशवरा भी लिया जाएगा कि जिस तरह से प्रदेश में कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर इससे बचने के लिए और इससे निपटने के लिए किस तरह से कदम बढ़ाया जाए। लॉकडाउन की जो स्थिति है, लॉकडाउन किस तरह से लॉकडाउन लगाया जाए, या कोई जिन पहलों पर भी जिन पहलों पे भी मंत्रणा की जाएगी, क्योंकि सभी का सुझाव के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सभी जो पार्टियां हैं, सभी पार्टियों से उनके सुझाव मशवरा लेंगे। चलिए, अब देखना यह है कि नतीजा इन बैठकों से क्या निकल आता है और कैसे कोरोना पर रोकथाम प्रदेश में मुख्यमंत्री लगा पाते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कोरोना संक्रमण में लगातार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इसी बीच भेल ने एक पहल की है और सरकारी दरों पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। भेल प्रशासन ने गैस वितरण का लाइसेंस हासिल किया है। तो देश भर में ऑक्सीजन की कमी से मचे हाहाकार के बीच भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार ने एक प्लांट से उत्पादित ऑक्सीजन का वितरण शुरू कर दिया है। यह ऑक्सीजन केवल मेडिकल संस्थाओं को ही सरकारी दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक यहां उत्पादित ऑक्सीजन का इस्तेमाल भेल में ही किया जाता था। ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के जीवन को बचाने के लिए भेल प्रशासन ने ये पहल की है। तो ये बड़ी खबर हरिद्वार से आप देख रहे हैं, जहां पर
खबर ऋषिकेश से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने आईडीपीएल के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया है, किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं हैं और यहां से कैसे राज्य के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, इसका निरीक्षण भी किया है। और इस दौरान अध्यक्ष ने आईडीपीएल के जीएम से बातचीत की। 1.5 दशक से ये ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा था, लेकिन अब देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हालात बिगड़ने लगे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से इस ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराने के आदेश दे दिए गए हैं। महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में डिमांड है। ऋषिकेश से ये खबर आप देख रहे हैं। तो ऋषिकेश में ये उसी प्लांट की तस्वीरें हैं जो लगभग 1.5 दशक से बंद पड़ा हुआ था। इन मशीनों में जंग लग रही थी, लेकिन अब जब एक एक जिंदगी को बचाना मुश्किल होता जा रहा है, हर एक सांस के लिए लड़ाई है, तब यहां सरकार ने यह पहल की है। तो ये बड़ी खबर आप ऋषिकेश से देख रहे हैं। एक अच्छी खबर भी हम इसे कहेंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन की किल्लत देश भर में हम देख रहे हैं, उस दौरान अगर ये 1.5 दशक से बंद पड़ी ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया जाता है, निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग अलग राज्यों में, खुद उत्तराखंड में भी की जा सकेगी। जीवन रक्षक दवाइयाँ जिनकी मैं बात कर रहा था, इससे पहले भी मैंने माननीय रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा साहब को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से सीधी मेरी बातचीत भी हुई थी, उनको पत्र भी लिखा था बाद में। और ये मैंने कहा था कि यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो आईडीपीएल यूनिट तैयार है उसके लिए, ठीक है ना। और उस समय उन्होंने कहा था कि अभी ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जीवन रक्षक दवाइयों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि इस बार फिर मैं माननीय रसायन मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में भी चर्चा करूंगा कि यदि इसकी आवश्यकता बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो उसके लिए हम लोग आईडीपीएल प्रशासन से बातचीत करके यहाँ पे उस रूप में हम दवाइयों का भी उत्पादन कर सकते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। संजय, क्या कुछ जानकारी है, कब से इस प्लांट को शुरू किया जा रहा है, कहां कहां इसकी आपूर्ति की जाएगी? क्योंकि 1.5 दशक से बंद है, लिहाजा मशीनों पर भी पहले ध्यान देना होगा, उनको ठीक करना होगा। जी हाँ, क्योंकि फैक्ट्री को बंद हुए तो काफी साल हो गए, लेकिन जो ये प्लांट वगैरह थे कुछ इनको मेंटेन किया जा रहा था, और ये पिछले 15 साल से लगभग बंद ही पड़े हैं, क्योंकि मेंटेनेंस में बहुत खर्चा होता था। कंपनी बंद हो चुकी थी, इसलिए उनकी मेंटेनेंस भी बंद कर दी गई थी। तो इस विषय में कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट था उसकी जो जरूरत आजकल पड़ रही है एम्स में या और जगह, हर जगह हॉस्पिटल में, उसके इसको दोबारा चलाया जाए और दोबारा चलाकर ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर सप्लाई करी जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने जाके वहाँ के जीएम से बात करी आईडीपीएल के, लेकिन उन्होंने असमर्थता जताई कि क्योंकि 15 साल से बंद है और इसके पुर्जे भी पुराने हैं और मिल नहीं पाएंगे, इसलिए वहाँ पर हो सकता है कि सरकार उसको हटा के कोई नया प्लांट बनाने की कोशिश करे वहाँ। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर कोरोना के प्रकोप के बीच बस संचालकों ने सरकार के साथ बैठक की है और इसमें तमाम मांगे अपनी रखी हैं। उनका कहना है कि 2 साल का टैक्स उनका माफ किया जाए। तो 4 धाम यात्रा को लेकर असमंजस में है बस संचालक, चालकों, परिचालकों सहित मालिकों को राहत राशि देने की मांग की गई है। यात्री नहीं चलती तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी कि यात्री बसें अगर नहीं चलाई जाएंगी तो बस संचालकों का कहना है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि रोजी रोटी का यह सवाल है। वाहनों में 50% पर्यटकों को बैठाने का फरमान लागू हो जाएगा और पर्यटकों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लाना अनिवार्य है। गत वर्ष की भांति जो कोरोना काल है वो इस वर्ष भी पूरे चरम पर है। पिछले साल तो यात्रा हमारी संचालित नहीं हो पाई, लेकिन किसी कारणवश मतलब हमारा जो परिवहन व्यवसाय है फिर भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर गया। लोगों के पास जमा पूंजी थी, उससे उन्होंने सर्वाइव किया। लेकिन इस वर्ष वही यात्रा काल आ गया है कि जैसे ही यात्रा शुरू होने वाली है वैसे ही कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। तो उसको देखते हुए हमने जो है आज परिवहन महासंघ की बैठक एक आहूत की गई थी, जिसमें हमारे सुझाव मांगे गए थे समस्त परिवहन संस्थाओं से कि यात्रा काल में यात्रा किस तरह से सुचारू हो सकती है और क्या क्या हमारी मांगे हैं जो हम सरकार से करें कि यात्रा एक मतलब संगठित तरीके से और सुचारू रूप से।
खबर रुड़की से है, जहां पर सीज गई गाड़ियों में अचानक आग लग जाती है। आबकारी विभाग में इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मच गया है कि कैसे सीज की गई गाड़ियों में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताया जा रहा है। तो रुड़की आबकारी विभाग के कार्यालय में रखी सीज गाड़ियों में अचानक धुआं निकलने से अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, जिसके बाद सूचना मिलने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नामामी बंसल मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया है। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी और कई बार पत्राचार के माध्यम से विभाग को सूचित भी किया गया था कि इन वाहनों का यहां से किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, लेकिन विभाग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तहसील में इनको कई बार पत्राचार किया गया है कि अपने वाहनों को आप यहाँ से अन्यत्र कहीं स्थानांतरित कर लें, लेकिन इनके यहीं पर पड़े हुए थे वाहन ये, और इनमें ही अब ये सेल्फ कंबस्टन से प्राइमरी फेस ही यही लग रहा है कि सेल्फ कंबस्टन से इसके बाद घटना हुई है। पीछे लग रहा है कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तार में और उससे कोई वो निकली होगी चिंगारी और पीछे कुछ सूखा था उस पर आग लग के उससे जो जब्त गाड़ियाँ थी उन पर आग लग गई है। बहुत सारी गाड़ियाँ जली है। अब आग बुझने के बाद ही पता लग पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। अभी तो काम चल ही रहा है। सुनील पटेल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? जब आबकारी विभाग ये कह रहा है कि पहले ये गाड़ियां यहां से उठा लेनी चाहिए, तो आखिर क्यों अब तक ये गाड़ियां यहां से नहीं हटी? नतीजा ये रहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। बड़ा हादसा होते होते टला है। सपना देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिससे देखा जाए तो आबकारी विभाग के द्वारा जो भी छापेमारी जो भी कार्रवाई की जाती है उसमें जो भी वाहन सीज की जाते हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है। उसको देखते हुए हमें काफी साल हो गए हैं कि कम तकरीबन 10 साल से यहाँ पर ये वाहन यहाँ पर सीज किए हुए इकट्ठे करके इन्होंने यहाँ पर खड़े कर रखे थे, जिसमें कल अचानक जो शॉर्ट सर्किट होने से यहाँ पर आग लग गई, जिसके बाद जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि इनको पत्राचार के माध्यम से कई बार बोला गया है आबकारी विभाग को कि यहाँ पर जो ये वाहन खड़े हुए हैं सीज किए हुए, इनसे यहाँ पर जगह भी इनको घेर रखा है और यहाँ पे कभी कोई घटना घट सकती है, जैसा कि अब हुआ है। लेकिन मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है कि काफी पुराने वाहन यहाँ पर सीज किए खड़े हुए थे, तो उससे कोई बड़ा भी हादसा यहाँ पर होता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग भी जो आसपास में रहते हैं वो लोग यहाँ पर जो आनन फानन में इधर उधर भागे जबकि अपनी जान बचाने के लिए, और जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग लगी है उससे आबकारी विभाग अभी भी कोई सबक नहीं ले रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई जो जगह नहीं है जहाँ पर उनको खड़ा कर सके। लेकिन जिस तरह से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि जो कहीं अलग से जगह लेकर के आबकारी विभाग को वहाँ पर ये गाड़ियां खड़ी करनी चाहिए थी। जी सपना। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रुड़की से है, जहां पर पिरान कलियार दरगाह में फर्जी खादिमों का पर्दाफाश हुआ है। दरगाह के दान पात्रों पर खड़े फर्जी खादिम पैसों पर हाथ साफ कर रहे थे और दरगाह के सुपरवाइजर की साठगांठ से यहां लूट का गोरख धंधा चल रहा था। लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रुड़की में इस दरगाह पर ये फर्जी खादिम खड़े हुए हैं और यहां पर लूट को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए रुड़की के एक दरगाह की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, जहां पर ये जो आप इस हरे कुर्ते में खादिम को देख रहे हैं, ये फर्जी खादिम है, जानबूझकर यहाँ खड़ा हुआ है क्योंकि दान पेटी पर अपना हाथ साफ करना है। लूट का ये घोर धंधा यहाँ पर चल रहा था। सुनील पटेल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से अब इन पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ इनके लिए कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से? अपना बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए कलिया दरगाह की, तो कलिया दरगाह के अंदर लगातार ऐसे मामले आते रहते हैं, कभी चोरी के मामले, कभी वहाँ पर फर्जी खादिमों के मामले। ऐसा ही मामला भी निकल कर आया जो कि सुपरवाइजर हुए, वहाँ पर जो सुपरवाइजर है उनकी साठगांठ के चलते वहाँ पर फर्जी खादिम अंदर खड़े किए गए हैं, जो कि वहाँ पर जो आते हैं लोग उनसे भी वो पैसा लेते हैं और जो वहाँ पर दान पात्र है उससे भी पैसा चुराते हैं। ऐसे मामले हम वीडियो वायरल होते रहते हैं बार बार। ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये फर्जी खादिम यहाँ पर खड़े हैं और जो गल्ला है वहाँ पर उस
उससे भी दान पात्र से पैसा निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है उससे वो यहाँ से उठा करके अपनी पॉकेट में डालकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें दरगाह प्रबंधक को बिल्कुल इंसाफों से बता दिया गया है। उनको पता भी है, वीडियो वायरल होने के बाद दरगाह प्रबंधक जो है मैं और उन्होंने आनंद फानंद में इनको जो है वहां से हटाने की बात भी कही है। लेकिन जिस तरह देखा जाए, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के अंतर्गत ही पूरा जो कलियर की जो सब दरगाह है वो देख रही हैं। उसके बाद भी उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहती है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है, ना उन्होंने कोई ऐसी कोई प्रेस वार्ता कर कोई जवाब दिया है कि जो फर्जी खादी वहां पर इकट्ठे किए गए हैं, और जो सुपरवाइजर है जिसकी सांठगांठ से वहां पर फर्जी खादी अंदर जाते हैं और ये सब करते हैं, सुपरवाइजर पर कोई गाज जब तक नहीं गिरी है। सपना, चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 3 दिनों के लिए सभी सरकारी दफ्तरों को बंद किया है, ताकि इन 3 दिनों के दौरान वहां पर सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था की जा सके। 23, 24, 25 अप्रैल को सभी कार्यालय 3 दिनों के लिए हरिद्वार में बंद किए गए हैं। इस दौरान कार्यालयों में सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा। रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय पूरी तरह सैनिटाइज हुआ है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। तो हरिद्वार से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो भी सरकारी दफ्तर हैं वहां पर कर्मचारियों की सुविधा के लिए, कर्मचारियों की देखरेख के लिए सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था कराई जाए। इसीलिए 3 दिनों के लिए सभी सरकारी दफ्तर बंद कराए गए हैं। कोरोना जो महामारी जो प्रकोप बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र में कोई दिक्कत ना हो, सभी से मेरा आग्रह है कि मास्क पहने और जो भी कोविड-19 की गाइडलाइन है उस पर आप लोग ध्यान दें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मैडम, अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था सरकार ने करी है, आपको लगता है कि पर्याप्त है? सरकार तो युद्ध स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन जो ये प्रकोप बढ़ रहा है और इसके देखते हुए सभी काम कर रहे हैं। डोईवाला की खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर बिना सरकारी खर्च के एक ग्राम प्रधान अपने खर्चे से पूरे गांव को सैनिटाइज तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने जिले में दवाई का छिड़काव कराया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया है। साथ ही बाहर से आ रहे लोगों को होम क्वारंटीन की सलाह भी दी। आपको बता दें कि बिना किसी सरकारी मदद के ग्राम सरकार अपने खर्चे पर पंचायत में क्वारंटीन सेंटर खोलने से लेकर मास्क और सैनिटाइजेशन भी बांट रही है, जिससे कोरोना महामारी को रोका जा सके। कोविड वास्तव में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अब लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, लोगों को घरों पर रहना पड़ेगा, अनावश्यक बाहर ना निकलें। हम भी अपने स्तर से लोगों को जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से और घर घर जाके भी लोगों को बोल रहे हैं, बीच बीच में सैनिटाइजर भी कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और कोविड बढ़े ना। तो इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को स्वयं अपने आप को इसके लिए जो है थोड़ा सा बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। निकल रहे हैं अभी 7-8 केस थे यहाँ पर, जिसमें से प्रोग्रेस आ गई है। अब 1-2 केस है वो क्वारंटीन हो रखे हैं, वो भी जब फ़ोन पे बात करती रहती है, उनसे मिलना जुलना लगा रहता है, तो उससे तो वो उनकी भी प्रोग्रेस अच्छी है। प्रशासन बुलेटिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।